उसने फिलीपींस को अर्ध उपनिवेश बनाया और कहा कि फिलीपींस की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमें वहाँ रहना आवश्यक है। बात है कि अभी मैंने चिकन की बात कही है, अगर आप वेजिटेरियन होगे तो फॉर टाइम बीइंग पार्डन मी, क्योंकि मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब चिकन की खुशबू सूंघने के बाद उसे खाने की इच्छा हो रही है, तो अचानक वो व्यक्ति चिकन खाना शुरू कर देता है। अब आस-पास के लोग इकट्ठे होते हैं कि यार तुमने तो इसकी इतनी बुराइयाँ गिनाई और कैसे चिकन खा रहे हो? तो जवाब देते नहीं, हम चिकन नहीं खा रहे हैं, ये मैं अपने लिए नहीं खा रहा। इस चिकन जो दुनिया की जितनी चिकन है, वो इतने कष्ट में है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन्हें मुक्ति मिले और उनको समाप्त कर दूँ ताकि वो मुक्त हो जाएँ। तो मैं उनकी मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ वही बात की, उसने एक तरह से फिलीपींस को अपना अर्ध उपनिवेश बना लिया और दुनिया को यह जताने का प्रयास किया कि उपनिवेश को हमारी सहायता की ज़रूरत है, विकास के लिए काम कर रहे हैं। उसी समय तुम देखोगे अंग्रेजी पोएट है, उसका हवाला आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, उसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, हमने यहाँ पर नाम दिया है, रुडयार्ड किपलिंग, आपके स्टडी में भी नहीं दिया गया। उसने एक पोएम लिखा था, उस पोएम का एक टर्म है व्हाइट मैन बर्डन, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है, व्हाइट मैन बर्डन, श्वेतों का अधिकार। उसने ये घोषित किया, ये श्वेत लोगों का अधिकार है कि दुनिया में जितने भी अश्वेत हैं, उन अश्वेत को सभ्य बनाने का अधिकार श्वेत लोगों को मिला है। और उसने ये अधिकार श्वेत लोगों पर डाला, मतलब कि वी आर जस्ट डूइंग अ सिविलाइजिंग मिशन। यह एक सिविलाइजेशनल फैक्टर की भूमिका निभा रहा है और श्वेत लोगों को श्वेत लोग उद्धार करें और उन्हें ज़्यादा सभ्य बनाएं, उन्हें इनेबल करें। तो इस प्रकार से अमेरिकी नव उपनिवेशवाद जो पहले के यूरोपीय नव साम्राज्यवाद है उससे पृथक है और यही अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फॉर्म कर देता हूं। मीन्स फिलीपींस फिलीपींस में अमेरिकी उपनिवेशवाद, अमेरिकी उपनिवेशवाद, अमेरिकी उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद, फिलीपींस में अमेरिकी नव उपनिवेशवाद, वियतनाम वियतनाम में फ्रेंच एवं इंडोनेशिया में डच साम्राज्यवाद से पृथक था, डच साम्राज्यवाद से पृथक था, साम्राज्यवाद से पृथक था, पृथक था। परीक्षण कीजिए। अब देखो ये बहुत स्मूथ क्वेश्चन आपके लिए, इसमें आपको एंटागोनाइज भी नहीं करना है, आपको इसको सिद्ध करना है। तो आप डच साम्राज्यवाद और फिर वियतनाम, वहां पर आप केवल यह दिखा दो कि इन दोनों देशों ने क्रमशः वियतनाम और इंडोनेशिया के पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया था और उसका राजनीतिक आर्थिक दोहन कर रहे थे। वियतनाम में यही भूमिका फ्रांस निभाई, इंडोनेशिया में डच कल्चर सिस्टम को याद नहीं रहेगा, नहीं तो आप बताएंगे कि इंडोनेशिया में इस प्रकार से किसानों पर या एक सामान्यतः एक औपनिवेशिक सरकार मातृ देश में, यूरोपीय शक्तियां थी, मातृ देश में इस प्रकार से नग नियुक्त करती रही और अपने हित का संवर्धन करती रही, कुल मिलाकर वो हित के संवर्धन के विषय में आप बता रहे। अब उसको दिखाने के बाद तब उसी पर बताना, परंतु दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जो वो अपने आप को अलग दिखाना चाहता था, स्पेशल कंट्री के रूप में, एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना चाहता और यह दिखाना चाहता कि वह सबसे पहला उपनिवेश था जिसने स्वतंत्रता हासिल की, इसलिए वह कहीं न कहीं उपनिवेशों के साथ अपनी निकटता भी बनाए रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसे बढ़ती हुई औद्योगिकरण के कारण उसे भी बाजार की जरूरत पड़ी, तो उसने उसे नए रूप में प्रस्तुत कर 1898 का उस युद्ध का हवाला दे दीजिए और दिखाइए किस प्रकार से फिलीपींस और क्यूबा को स्पेन से आज़ाद कराकर और फिर फिलीपींस को उसने प्रशांत क्षेत्र में अर्ध उपनिवेश बना दिया और यह घोषित किया कि फिलीपींस के विकास के लिए उसे देखना हमारी आवश्यकता है, तो पूर्व उपनिवेश को नहीं वियतनाम और इंडोनेशिया की तरह या वो अर्ध उपनिवेश के रूप में तब्दील किया। और उसी समय रुडयार्ड किपलिंग ने श्वेतों के अधिकार की अवधारणा दी, वाइट्समैन बर्डन की डॉक्ट्रिन दिया और कहीं न कहीं अमेरिकी नव उपनिवेशवाद उसी डॉक्ट्रिन के अनुसार फिट करता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रश्न को आप टाइप कर लेना, कोई बड़ी चीज़ पीछे डेटा मैंने दिया ही हुआ है, वहीं से निकाल के इस क्वेश्चन का उत्तर करना है। अब धीरे-धीरे आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए थोड़ा-सा आपको पेन मोल लेना होगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ये जो डायग्राम है, ये एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको लगेगा, लेकिन बहुत सहज डायग्राम है। ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि जब हम अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन में हमारी 2 विधियाँ होनी चाहिए। एक विधि है
अध्ययन की वर्टिकल स्टडी और दूसरी विधि है अध्ययन की हॉरिजॉन्टल स्टडी। तो वर्टिकल स्टडी में किसी टॉपिक विशेष का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करें वो आवश्यक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे यहाँ अध्ययन की प्रविधि होती है वो वर्टिकल स्टडी तक सीमित रह जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्टडी का फायदा यह होता है कि वो हमें समग्र रूप से हमें धीरे धीरे पढ़ने से सोचने वाले प्राणी बनने की तरफ उन्मुख करता है। मतलब वो धीरे से हमने क्या कहा कि जैसे आपके पास आप सिर्फ पढ़ते हो तो अनकुक फूड, अब उस फूड को कुक करने के लिए एक उसकी भी लंबी प्रक्रिया है। जैसे आप वर्टिकल स्टडी करते जाओगे फिर आपको धीरे धीरे ज्ञान मिलेगा, तो धीरे धीरे बहुत समय के बाद आप अच्छा इसका इससे रिलेशन है, उसका उससे रिलेशन आपके दिमाग में बनेगा। जो क्वेश्चन का डिमांड होता है वो क्वेश्चन का डिमांड एक टॉपिक बेस्ड होता नहीं, तो आपको हमेशा उत्तर लिखने में परेशानी है। तो आप अगर हॉरिजॉन्टल स्टडी की आदत डाल लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको परिपक्वता आ जाएगी आपकी समझ में। मतलब तेजी से उतना टाइम तो आपके पास है नहीं कि आप वर्टिकल स्टडी करते जाओ फिर पता चला कई वर्षों में आपको समझदारी आती है और आप क्वेश्चन का सटीक उत्तर दे पाते हो। तो आप जानते हो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है तब तक फूल को जा जाता है। क्योंकि उतने लंबे समय तक इस चीज़ को हम नहीं ले सकते, हमारी अपनी सोच है वो डेवलप करनी होगी। क्वेश्चन का आंसर सोच के आधार पर होता है, लेकिन सभी लकीर की फकीरी कर रहे हैं, उससे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि ये टॉपिक तो आप देख रहे हो, ये हमने जो पार्ट सेकेंड बताया था, जहाँ तक या पार्ट फर्स्ट का पृथ्वी जिसका मैंने ज्ञान कराया उसको पार्ट वन नहीं ले। पार्ट वन अगर हम सिलेबस से लें तो पहला आपने प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति और 19वीं सदी में उदारवाद, राष्ट्रवाद, 19वीं सदी की यूरोपीय क्रांतियाँ और यूरोप पर राष्ट्रवाद का प्रभाव, इतना टॉपिक हमने किया था। तो पार्ट फर्स्ट उसको ले लें और पार्ट सेकेंड हमने शुरू किया था औद्योगिक क्रांति, समाजवाद और मार्क्सवाद, फिर साम्राज्यवाद। अब प्रथम विश्व युद्ध के साथ उल्लास करें। अब यही आप प्रथम विश्व युद्ध देखो, ये आप इस डायग्राम आपको अंत में कहाँ आ रहा है प्रथम विश्व युद्ध। तो आपका जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड उन दोनों का हॉरिजॉन्टल सोचना तुम शुरू करोगे तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर ऑटोमेटिकली आ जाओगे, उसमें आपको समस्या नहीं है। जैसे देखो एक विद्वान है, मैंने अपने अध्ययन सामग्री में दिया है, जहाँ प्रथम विश्व युद्ध की अध्ययन सामग्री आपको दी है, वो तो आपके बुक में होगा। तो इसमें आपको देखोगे कि वहाँ पर मैंने एरिक हॉब्सबॉम करके एक इतिहासकार को कोट किया और एरिक हॉब्सबॉम कहते हैं एक टर्म उन्होंने दिया लॉन्ग 19th सेंचुरी। लॉन्ग 19th सेंचुरी का मतलब हुआ लंबी 19वीं सदी और फिर वही आगे शॉर्ट 20th सेंचुरी शब्द का उपयोग होते हैं। तो लॉन्ग 19th सेंचुरी क्यों कहते हैं और शॉर्ट 20th सेंचुरी क्यों कहते हैं, इन दोनों बातों को आपसे डिस्कस करें। तो लॉन्ग 19th सेंचुरी उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना है कि 19वीं सदी इतनी लंबी थी तो 1789 में फ्रांस की क्रांति जब घटित हुई तो उसी समय वो 18वीं सदी की समाप्ति और 19वीं सदी का आरंभ माने। और फिर वो मानते हैं कि यह सदी 19 जैसे नॉर्मली जब जैसे 19वीं सदी कहते हैं तो 19वीं सदी का मतलब 19वीं सदी शब्द का प्रयोग करते थे तो उसका मतलब होता है वो शुरू होता है 1801 से, दैट स्टार्ट फ्रॉम एक मिनट और वहाँ से आप 1899 तक चले जाते हैं तब तक या 1900 तक, तब तक आप उसको 19वीं सदी है। जिस समय 1901 होगा तो वहाँ से 20वीं सदी आ रही। उस लिहाजा 19वीं सदी होना चाहिए, 1801 से लेकर 1900 तक होना चाहिए, तो मतलब वो 100 वर्षों की सदी होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन्होंने कहा कि नहीं 1789 में शुरू हो गई फ्रांस की क्रांति, तो 11 वर्ष उधर से ले लीजिए और फिर कहते हैं 1900 में समाप्त नहीं हुआ, 1899 में समाप्त नहीं हुआ, समाप्त हुआ 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने। तो 14 वर्ष वो 11 वर्ष पहले दोनों मिलकर बनता है 25 वर्ष, यानी 125 वर्ष लंबी सदी लॉन्ग 19th सेंचुरी कहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो विकास होता रहा 125 वर्षों तक उसका नतीजा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ वो 20वीं सदी आरंभ हुई। 1914 में उनके कैलकुलेशन से 20वीं सदी आरंभ हुआ और फिर वो सोवियत रूस के विघटन तक ले जाते हैं। तो सोवियत रूस के विघटन तक ले जाते हैं 1991 तक, तो उसको वो कहते हैं 20वीं सदी 1991 में समाप्त हो गया। 1991 के बाद तब हुआ दैट इज 21st सेंचुरी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि देखो ये कितना शॉर्ट सेंचुरी है। अब 14 में आरंभ हुआ तो 14 वर्ष यहाँ माइनस करिए और 91 में समाप्त हो गया तो 9 वर्ष वहाँ आप माइनस करिए, 14 कितने टोटल 23 वर्ष हो गए। तो आप 20वीं सदी से 23 वर्ष को माइनस कर दीजिए, तो 20वीं सदी से 23 वर्ष को माइनस कर देंगे तो आपको 77 ईयर्स हुआ। तो 20वीं सदी उनके विचार में कैलकुलेशन से मात्र 77 ईयर्स का। ये जो लॉन्ग 19th सेंचुरी आप कहते हैं इस पर आप नजर डालिए इस वीडियो से। राष्ट्रवाद, अब राष्ट्रवाद फ्रांस की क्रांति के बाद ही शुरू हुआ। उस राष्ट्रवाद ने क्या प्रभाव पैदा किया, इटली और जर्मनी का एकीकरण। अब इटली और जर्मनी के एकीकरण बाद मैं समझा चुका हूँ, डायग्राम पीछे भी मैंने अपने पेन से बनाया था। तो अति राष्ट्रवाद का विकास, अति राष्ट्रवाद का मतलब इटली जर्मनी को सफलता मिली तो राष्ट्रवाद की भावना और भी हिलोने लेने लगी, तो अति राष्ट्रवाद का विकास हुआ और अति राष्ट्रवाद ने फिर अति राष्ट्रवाद का व्यक्ति जैसे अब बाकी जो संगठित देश है उनका राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ है। ये अति राष्ट्रवाद में यहाँ बैठ जाता हूँ फिर आप फिर से देखोगे अति राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के रूप में घोषित। ओके, यहाँ पर ये साम्राज्यवाद आगे इसको अर्थ करिए। अब वो राष्ट्रवाद वाला फैक्टर हम लोग पार्ट 1 से ही देख रहे हैं। पार्ट 2 आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का 3 परिणाम है, एक है बाजार की, तो बाजार की मांग का प्रतिफल क्या है, साम्राज्य। इधर राष्ट्रवाद भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, इधर बाजार की मांग भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। इसलिए दोनों एक डायग्राम इधर से इधर आते हुए एक इधर से इधर आते हुए हमने दिखा दिया। क्योंकि मैंने यहाँ और दिखाने का मकसद कुछ और नहीं, मकसद बस यह है कि देखो राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ वो राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद में तब्दील हुआ और वो अति राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ। फिर इधर बाजार की मांग शुरू हुई है तो बाजार की मांग भी साम्राज्यवाद को जन्म दे रहा है। यह साम्राज्यवाद यह साम्राज्यवाद एक ही है, राष्ट्रवाद से भी साम्राज्यवाद को प्रेरणा मिलेगी और बाजार की मांग से भी साम्राज्यवाद को प्रेरणा मिलेगी। ओके, अब
औद्योगिक क्रांति का दूसरा परिणाम है मध्य वर्ग का शक्तिशाली। अब मध्य वर्ग शक्तिशाली होगा तो मध्य वर्ग की विचारधारा राष्ट्रवाद होगी, मध्य वर्ग राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा है। यह राष्ट्रवाद है, इधर से भी यह भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, इधर का जो राष्ट्रवाद है वो भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। क्योंकि मध्य वर्ग जब राष्ट्रवाद की बात करेगा तो आप जानती हो कि राष्ट्रीय गौरव को साम्राज्यवाद से जोड़ देगा, हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, इस राष्ट्रवाद से भी साम्राज्यवाद को प्रेरणा मिली। अब औद्योगिक क्रांति का तीसरा प्रभाव है औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उत्थान, जिसको कहते हो सर्वहारा। तो सर्वहारा वर्ग शक्तिशाली बनकर आएगा, इसी को सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। तो जब सर्वहारा वर्ग आएगा तो उसका मतलब होगा कि अब समाजवाद और मार्क्सवाद का विकास होगा। विशेषकर जो तुम समाजवाद कहते हो वो समाजवाद का मतलब हुआ पूरे के लिए तो मार्क्सवाद को समाजवाद और मार्क्सवाद को पूंजीपतियों को डराने लगा। तो यहाँ पर आपको इस पार्ट में देखिए इसका परिणाम समाजवाद और मार्क्सवाद के रूप में। और समाजवाद और मार्क्सवाद वैश्विक क्रांति की बात करने लगा। मैंने बताया कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, दुनिया के मध्य हुए, मतलब वह एक विश्व क्रांति की बात कर रहा है। जो क्रांति होगी ग्लोबल होगी, मतलब वैश्विक स्तर पर होगी, हर जगह सर्वहारा का शासन होगा, जिसने वर्गहीन और राजविहीन समाज में स्वप्न देखा था। मैं आपको डिस्कस करूँगा। अब देखिए अब इसमें क्या है कि अब ये मध्य वर्ग डर रहा है क्योंकि मार्क्सवाद तरक्की कर रहा है और वह वर्ल्ड रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। ओके, अब देखिए इधर मध्य वर्ग के पास क्या हथियार उसको देखिए। मध्य वर्ग के पास एक हथियार है राष्ट्रवाद और दूसरा हथियार है जैसे बाजार की मांग भी साम्राज्यवाद की तरफ जा रहा है और राष्ट्रवाद भी साम्राज्यवाद की तरफ जा रहा है। साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद दोनों एक ही थैली के चट्टे पट्टे हो गए। तो आप दोनों को एक तरह से एक मान के चलिए कि बाजार की जो साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रही है और फिर राष्ट्रीय गौरव की भावना भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दे रही है। तो ये जो विश्व क्रांति है, तो मैं आपको सामाजिक साम्राज्यवाद पहले ही बता चुका हूँ। तो विश्व क्रांति जो दुनिया के मजदूर एक होकर रहा हो, तो विश्व क्रांति का रास्ता कौन काट सकता है? तो राष्ट्रवाद काट सकता है। जैसे वो कहेंगे दुनिया के मजदूरों एक हो, होने के लिए नहीं सिवा दुखों की श्रृंखला या जंजीरें। तो वो दुनिया के मजदूरों एक होकर रहे तो बड़ी डराने वाली बात। तो उसमें अगर आप इस तरह के विश्व क्रांति को रोक सकते हो तो राष्ट्रवाद के माध्यम से रोक सकते हो। नहीं मजदूर नहीं, तुम पहले फ्रांसीसी हो, तुम अपने राष्ट्रीय झंडे को देखो, राष्ट्रीय गान को सुनो। तो राष्ट्रवाद के माध्यम से तुम चाहोगे विश्व क्रांति के आदर्श को तोड़ दें और राष्ट्रवाद का जब आप विचार जब लोगों पर हावी हो जाता है तो सारे समाजवाद को पर टाइम भी मिल जाती है। तो इसीलिए मध्य वर्ग ने जानबूझकर इसका रास्ता काटने के लिए उसने राष्ट्रवाद पर बदले क्रॉस लगा विश्व क्रांति को रोकने के लिए। एक रास्ता साम्राज्यवाद है और दूसरा राष्ट्रवाद है, दूसरा साम्राज्यवाद। क्योंकि आप साम्राज्यवादी मोर्चे पर जब नई प्रगति करोगे, जब नए नए क्षेत्रों को जीतोगे, नए नए साम्राज्य बनाओगे, तो फिर तुम्हारे वहाँ पर एक यह भी तो है कि तुम साम्राज्य का विकास कर रहे हो, साम्राज्य से धन को लूट कर ला रहे हो और साम्राज्य से धन को लूट कर ला रहे हो। लेनिन ने कहा था उसका एक भाग अपने मजदूरों को भी तुम दे रहे हो, तो मजदूर क्रांति के आदर्श से हट जाएंगे। तो साम्राज्यवाद के माध्यम से तुम अपने देशों के श्रमिकों का शोषण बंद कर बाहर से लाए हुए धन से उनको सुविधाएं बढ़ा रहे हो और राष्ट्रवाद के माध्यम से उनका ध्यान इस क्रांति से बता रहे हो। तो मध्य वर्ग यही भूमिका निभा रहा है कि मैंने दोनों क्रॉस किया। लेकिन तो आप साम्राज्यवाद को ज़्यादा बढ़ाए, एक दुष्परिणाम तो सामने आ ही गया जिसे आप रोक नहीं सकते। वो दुष्परिणाम क्या है? तो अगर आपने साम्राज्यवाद को ज़्यादा बढ़ाया तो उसका दुष्परिणाम हुआ कि अब यूरोपीय शक्तियाँ आपस में, क्योंकि आपको भी राष्ट्रीय गौरव चाहिए, ब्रिटेन को भी राष्ट्रीय गौरव चाहिए, जर्मनी को भी राष्ट्रीय गौरव चाहिए, फ्रांस को भी राष्ट्रीय गौरव चाहिए, तो सबके बीच तो टकराहट होना अनिवार्य हो गया। तो सबके बीच टकराहट, और इनके बीच जब टकराहट हुई तो साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य प्रतिद्वंद का शुरू हो गया। उधर आपने जो राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया तो राष्ट्रवाद का एक आवश्यक परिणाम था वो था अतिराष्ट्रवाद। क्योंकि राष्ट्रवाद तो जब तक मुक्तिदाता के रूप में काम करता है तब तक ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रीय गौरव से जुड़ जाता है और राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सम्मान के साथ किसी की साम्राज्यवादी आकांक्षा जुड़ जाती है तो बड़े खतरनाक हो जाता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अगर हमको आज़ाद जहाँ तक कराता है गुलामी की दास्ता से, वहाँ तक वो वंदनीय है। तो राष्ट्रवाद के नाम पर हम किसी और को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं तो राष्ट्रवाद का बड़ा दुखद परिणाम है। लेकिन जब राष्ट्रवाद एक गोधारी तलवार है, एक तरफ हमको मुक्ति देता है तो दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं हमें दूसरों से अलग भी करता है, दूसरों के साथ तनाव भी पैदा करता है। अब राष्ट्रवाद जब अति राष्ट्रवाद में घटित हो गया, इधर साम्राज्यवादी शक्तियाँ मध्य प्रतिद्वंदता शुरू हो गई और इन सभी का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि ये पूरे 125 वर्षों में जो परिवर्तन की प्रक्रिया यूरोप में चली है उसका प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अगला टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेने जा रहा हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विचार है लेकिन मैंने थोड़ा सा इसलिए दे दिया कि थोड़ा ओरिजेंटली आप सोचेंगे तो धीरे धीरे आप अध्ययन से सोचने की तरफ उन्मुख होंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा।